नमस्कार साथियों, आरबी मांडे एकेडमी पर आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कैपिटल बजटिंग को आगे पढ़ेंगे हम। पिछले वीडियो में हमने कैपिटल बजटिंग के बारे में बात करी थी कि कैपिटल बजटिंग क्या होता है, कैपिटल बजटिंग डिसीजन कितने प्रकार के होते हैं और कैपिटल बजटिंग को किन अन्य नामों से जाना जाता है और कैपिटल बजटिंग का अर्थ क्या होता है। तो ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी थी और अब हम आगे वाला जो टॉपिक है कैपिटल बजटिंग की जो तकनीक है ये पढ़ेंगे। और तकनीक से संबंधित क्वेश्चन आता है हर एग्ज़ाम में, चाहे वो यूजीसी एनटीए नेट का एग्ज़ाम हो, आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम हो, ईएफएम सब्जेक्ट से। इसके अलावा आरपीएससी द्वारा कॉमर्स सब्जेक्ट से जो स्कूल लेक्चर की एग्ज़ाम होती है उसके अंदर भी ये टॉपिक, ये जो तकनीक है यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। और ये वाला जो टॉपिक है कैपिटल बजटिंग, इसमें तकनीक में से ही क्वेश्चन पूछा जाता है। तकनीक को आप बड़े ध्यान से पढ़ना। तकनीक इसमें कौन कौन सी है, इनकी जो विशेषताएं हैं उनको आप ध्यान से पढ़ना, आपको आराम से ये टॉपिक समझ में आ जाएगा। थोड़ा सा मैं आपको रिवीजन करवाना चाहूँगा कि पिछले वीडियो में हमने क्या क्या पढ़ा। सबसे पहले हमने ये पढ़ा कि कैपिटल बजटिंग क्या होता है, यानी कि पूंजी बजटन क्या होता है। तो देखिए, कोई भी बिजनेस मॉडल होता है, चाहे वो कंपनी फॉर्मेट में हो, चाहे पार्टनरशिप फॉर्मेट में हो, किसी भी फॉर्मेट में हो, अगर उसको स्थायी संपत्तियों से रिलेटेड अगर कोई डिसीजन लेना है तो उसके लिए हम पढ़ते हैं कैपिटल बजटिंग। और अगर किसी बिजनेस को करंट एसेट से रिलेटेड अगर कोई डिसीजन लेना है तो उसके लिए हम अलग से एक टॉपिक पढ़ते हैं जिसको हम बोलते हैं वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। तो ये चीज़ें आपको समझ में आ गई कि कैपिटल बजटिंग ये जो टॉपिक है हम क्यों पढ़ते हैं। तो आपके दिमाग में बैठ गया कि जब भी हमें कोई स्थायी संपत्ति लेनी है या नहीं लेनी है तो उसके बारे में हमारे को कोई निर्णय लेना है तो उस टाइम हम पढ़ते हैं कैपिटल बजटिंग। तो आज के इस वीडियो में अब हम पढ़ते हैं कैपिटल बजटिंग की तकनीक, कि कैपिटल बजटिंग की कौन कौन सी तकनीक होती है। तो साथियों, आप सभी को पता है कि कैपिटल बजटिंग की जो तकनीक है वो मुख्य रूप से दो प्रकार की होती है। और इनमें जो दो प्रकार की जो तकनीक होती है उसमें पहली होती है ट्रेडिशनल या नॉन डिस्काउंटिंग और दूसरी होती है टाइम एडजस्टेड या डिस्काउंटेड कैश फ्लो। अब ट्रेडिशनल या डिस्काउंटिंग तकनीक ये बोलती है, दोनों में क्या डिफरेंस है, ट्रेडिशनल और टाइम एडजस्टेड जो तकनीक है इनमें क्या डिफरेंस है। देखो, ट्रेडिशनल या नॉन डिस्काउंटिंग तकनीक तो ये बोलती है कि रुपये की वैल्यू जो आज है वही कल रहने वाली है, यानी कि आने वाले समय में रुपये की वैल्यू ना तो बढ़ेगी ना घटेगी, सेम रहने वाली है। और जो टाइम एडजस्टेड या डिस्काउंटेड कैश फ्लो जो मेथड है वो ये बोलते हैं साहब कि रुपये की आज जो वैल्यू है वो कल नहीं रहेगी, ये फिर आने वाले समय में उसकी वैल्यू वो नहीं रहेगी जितनी आज है, यानी कि रुपये की वैल्यू घटती जाएगी, उसमें डाउनफॉल होगा। अब आप खुद सोचो कि आज 10 रुपये में अगर आप 2 बिस्किट आपको मिलते हैं तो आने वाले 1 साल बाद 2 साल बाद आपको 1 बिस्किट ही मिलेगा और हो सकता है कि आपको एक भी बिस्किट ना मिले। तो ये क्या है कि एक जो मनी की जो वैल्यू है वो डाउन हो जाती है। तो ये कौन बोलता है, ये टाइम एडजस्टेड या डिस्काउंटेड कैश फ्लो मेथड बोलते हैं। और ट्रेडिशनल या नॉन डिस्काउंटिंग मेथड ये बोलते हैं कि साहब 10 रुपये में अगर आप आज 2 बिस्किट ले रहे हैं तो आने वाले साल 2 साल के बाद में भी आपको 10 रुपये में 2 बिस्किट मिलेंगे। ये डिफरेंस है दोनों तकनीक में। अब देखो साहब, ट्रेडिशनल या जो नॉन डिस्काउंटिंग तकनीक है इसमें 3 तकनीक है, अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न, पेबैक पीरियड मेथड, पोस्ट पेबैक प्रॉफिटेबिलिटी मेथड। टाइम एडजस्टेड या डिस्काउंटेड कैश फ्लो की बात करूं तो इसमें 6 मेथड है, नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न मेथड, डिस्काउंटेड पेबैक मेथड, टर्मिनल वैल्यू मेथड, मॉडिफाइड इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न मेथड और प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स मेथड। एग्ज़ाम की अगर हम बात करें तो एग्ज़ाम में कौन सी तकनीक से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसके बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ से ये 2 तकनीक बहुत महत्वपूर्ण है, अक्सर यहीं से क्वेश्चन बनता है। इसके अलावा अगर टाइम एडजस्टेड या डिस्काउंटेड कैश फ्लो की बात करें तो यहाँ पर नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न मेथड और प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स मेथड, तीनों में से ही क्वेश्चन बनते हैं। तीसरे, चौथे और 5वें नंबर की जो तकनीक है वहाँ से क्वेश्चन के चांसेस बहुत कम रहते हैं। और अक्सर किताबें भी ये 3 ही मेथड बोलती है, एनपीवी मेथड, आईआरआर मेथड और प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स मेथड। अब हम एक एक मेथड की बात कर लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास सबसे बड़ा क्वेश्चन यही आता है कि उपरोक्त में से कौन सी विधियां सही मानी जाती है, यानी कि 2 प्रकार की तकनीक हमने पढ़ी। 2 प्रकार की तकनीक कौन कौन सी, इसमें एक तो हमने पढ़ा कि ट्रेडिशनल या नॉन डिस्काउंटिंग मेथड और दूसरा है टाइम एडजस्टेड या डिस्काउंटेड कैश फ्लो मेथड। तो इनमें से बढ़िया जो मेथड होते हैं वो कौन से होते हैं उसका यहाँ पर जवाब दिया गया है। और जवाब क्या है,
इसमें सबसे पहले बता रहा कि एफएम का मुख्य उद्देश्य होता है संपदा अधिकतमीकरण, यानी कि वेल्थ को मैक्सिमाइजेशन करना। जो भी बिजनेस होता है उसकी जो वेल्थ होती है उसको क्या करना है, अधिकतम करना। और संपदा अधिकतमीकरण के दो तरीके होते हैं, किस प्रकार से हो कि वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। पहला है टाइम वैल्यू ऑफ मनी को ध्यान में रखना, और दूसरा है मैक्सिमाइजेशन ऑफ अर्निंग पर शेयर, यानी कि जो शेयर होल्डर होते हैं उनकी जो अर्निंग पर शेयर होती है उसको क्या करना, मैक्सिमाइजेशन करना, और टाइम वैल्यू ऑफ मनी को ध्यान में रखना। तो ये जो दोनों चीज़ें हैं जो हमने अभी पढ़ी, ये दोनों चीज़ों को कवर कौन से मेथड करते हैं, डिस्काउंटेड कैश फ्लो मेथड, ये वाले मेथड, डिस्काउंटेड कैश फ्लो मेथड। ये मेथड सही माने जाते हैं क्योंकि इसमें टाइम वैल्यू ऑफ मनी का भी ध्यान रखा जाता है, साथ में जो अर्निंग पर शेयर होता है उसको भी मैक्सिमाइजेशन किया जाता है, और मैक्सिमाइजेशन ऑफ ईपीएस और टाइम वैल्यू ऑफ मनी को दोनों को इसमें ध्यान में रखा जाता है। इसलिए डिस्काउंटेड कैश फ्लो मेथड सबसे बढ़िया माने जाते हैं। और इसका रीज़न क्या है, क्योंकि ऐसा करने से, टाइम वैल्यू ऑफ मनी को ध्यान में रखने से और मैक्सिमाइजेशन ऑफ ईपीएस करने से क्या होता है कि जो बिजनेस मॉडल होता है उसका क्या होता है कि वेल्थ मैक्सिमाइजेशन हो जाती है। और एफएम का भी मुख्य उद्देश्य ये होता है संपदा अधिकतमीकरण। उपरोक्त दोनों तत्वों का ध्यान डिस्काउंटेड कैश फ्लो मेथड में रखा जाता है, इसलिए ये विधियाँ सही मानी जाती है। अब यहाँ पर एक सिंपल सी चीज़ दे रखी है कि कैपिटल बजटिंग की जो प्रक्रिया होती है वो किस प्रकार से होती है। कैपिटल बजटिंग की जो प्रक्रिया के दौरान किन किन चरणों से होकर गुजरना पड़ता है, तो ये सामान्य चीज़ें आप खुद पढ़ोगे तो आपके समझ में आ जाएगा। पहला है विनियोग प्रस्तावों का उद्गम। सबसे पहले हमारे पास इन्वेस्टमेंट का प्रपोजल आएगा कि साहब हमारे को पैसा कहाँ लगाना है, कौन सी मशीनरी खरीदनी है। फिर दूसरा है प्रस्तावों का प्रस्तुतिकरण। जो प्रपोजल होता है, जो प्रस्ताव होता है उसको हम क्या करेंगे, प्रस्तुत करेंगे। और उसके बाद में तीसरी है प्रस्तावों की जांच करेंगे। इस प्रकार से ये 10वां है कंप्लाइंस, यानी कि अनुवर्तन, यानी कि उसके बाद में हम जवाब देंगे कि वास्तव में हमने जो ये इन्वेस्टमेंट किया है वो सही है या फिर गलत है। तो इस प्रकार से कैपिटल बजटिंग की जो प्रक्रिया होती है, इसके जो चरण होते हैं वो आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। और आप इन चीज़ को थोड़ा देख लेना, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अब हम बात करेंगे कैश फ्लो वर्सेज अकाउंटिंग प्रॉफिट। देखो ये जितने भी टेक्निक अभी हम पढ़ेंगे उनमें कैश फ्लो और अकाउंटिंग प्रॉफिट का रोल बहुत ज़्यादा है, क्योंकि कैश फ्लो और अकाउंटिंग प्रॉफिट के आधार पर ही हम डिसीजन लेंगे कि हमारे को कोई मशीनरी लेनी है या नहीं लेनी है, यानी कि कोई भी स्थायी संपत्ति होती है उसको लेना है या नहीं लेना है। तो उससे संबंधित हम जब कैलकुलेशन करेंगे तो कैश फ्लो और अकाउंटिंग प्रॉफिट हमारे काम में आएंगे। तो सबसे पहले होता है कि अकाउंटिंग प्रॉफिट। अकाउंटिंग प्रॉफिट क्या होता है, तो आप सभी जानते हो अकाउंटिंग प्रॉफिट क्या होता है। वो लाभ जो P&L अकाउंट से ज्ञात किया गया है, यानी कि P&L अकाउंट से आपने जो भी प्रॉफिट ज्ञात किया वही हमारा अकाउंटिंग प्रॉफिट है। ठीक है, इसमें ऐसे खर्चे लिए जाते हैं जो नॉन कैश है। उदाहरण है हास डेप्रिसिएशन। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेप्रिसिएशन को दिखाने से क्या होता है कि जो लाभ होते हैं वो कम दिखाई देते हैं, कम हो जाएंगे लाभ इससे। हालांकि हमने किसी को इसको पे नहीं किया डेप्रिसिएशन को, तो हमें हमारे को फिर निकालना है कैश इनफ्लो। कैश इनफ्लो कब निकलेगा, जब हम अकाउंटिंग प्रॉफिट में जब हम डेप्रिसिएशन को वापस ऐड बैक कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, कैश इनफ्लो। क्योंकि हम डेप्रिसिएशन को इसलिए ऐड बैक करेंगे क्योंकि हमने किसी को पेमेंट नहीं किया, वो पैसा हमारे पास ही है, इसलिए उसको वापस ऐड करेंगे ताकि हमारे को ये पता लग जाए कि वास्तव में एक्चुअल में हमारा कैश इनफ्लो कितना हुआ, कैश कितना जनरेट हुआ है। अब आप सोच रहे होंगे कि सर नॉन कैश आइटम तो कई सारे होते हैं, आपने डेप्रिसिएशन क्यों लिया, नॉन कैश आइटम। इसके अलावा मैं बात करूँ रिजर्व एंड सरप्लस हो गया, अमोर्टाइजेशन हो गया। लेकिन कैपिटल बजटिंग जो टॉपिक है इसमें स्थायी संपत्तियों से संबंधित डिसीजन लिए जाते हैं, और स्थायी संपत्ति की जब हम बात करते हैं तो वहाँ पर ओनली डेप्रिसिएशन लगता है। स्थायी संपत्तियों पर क्या लगता है, डेप्रिसिएशन। और डेप्रिसिएशन एक नॉन कैश आइटम है, इसलिए हम यहाँ पर डेप्रिसिएशन की बात करेंगे। अमोर्टाइजेशन इंटेंजिबल असेट्स जो होती है, अमूर्त संपत्तियाँ, उनके ऊपर लगता है। रिजर्व एंड सरप्लस वो भी अलग चीज़ है, वो लाभों में से निकाल के किसी विशेष उद्देश्य या फिर सामान्य उद्देश्य के लिए अलग से बनाया जाता है वो वाला फंड। तो यहाँ पर ओनली नॉन कैश आइटम सिर्फ एक की बात करेंगे और उसका नाम है डेप्रिसिएशन। तो अब हम गणना करते हैं यहाँ पे कि कैश फ्लो की गणना किस प्रकार की जाती है। तो सबसे पहला है साहब पैसा हमारे यहाँ से कितना जा रहा है आउटफ्लो, और उसके बाद में पैसा हमारे पास आएगा इनफ्लो के रूप में। दोनों को हम कंपेयर करेंगे और उसके बाद में फिर हमारे पास आएगा कि हमारा कैश इनफ्लो कितना है, यानी कि कैश फ्लो की स्थिति क्या चीज़ है, कैसी है।
तो सबसे पहले आउटफ्लो की बात करते हैं। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले कॉस्ट ऑफ न्यू प्रोजेक्ट, यानी कि हम जो भी मशीन ले रहे हैं वो उसकी लागत क्या है। इसके अलावा हम ऐड कर देंगे इंस्टॉलेशन कॉस्ट ऑफ प्लांट, यानी कि जो भी हमने प्लांट या फिर मशीनरी ली है तो उसको इंस्टॉल करने के लिए, उसको प्रतिस्थापित करने के लिए जो भी खर्चा आएगा उसको भी हम ऐड करेंगे, क्योंकि आउटफ्लो हो रहा है हमारा ये पैसा। और तीसरा वर्किंग कैपिटल, अगर हमने कोई प्लांट मशीनरी कुछ ख़रीदा है तो उसके लिए अलग से वर्किंग कैपिटल की ज़रूरत पड़ेगी, तो वर्किंग कैपिटल भी हमारा क्या है, आउटफ्लो है। अब यहाँ पर मैंने वर्किंग कैपिटल के पास में प्लस और माइनस का निशान लगा रखा है। अब एक बार तो इसको घटाते हैं और एक बार इसको जोड़ते हैं। अब जोड़ते कब है, जब जो भी प्लांट होता है उसका जब पूरी जो लाइफ ख़त्म हो जाएगी तो उसके बाद में ये हमारी क्या हो जाती है, कवर हो जाती है, वर्किंग कैपिटल वापस मिल जाती है, और उस टाइम हम इसको क्या कर देते हैं, ऐड बैक कर देते हैं। तो अभी तो ये आउटफ्लो के रूप में जा रही है, इसलिए यहाँ पर माइनस का निशान लगाया, और बाद में जब वापस हमें ये वापस हमारे पास आएगी, कवर हो जाएगी ये वर्किंग कैपिटल, तो उसको हम वापस ऐड बैक कर लेंगे। तो आउटफ्लो के रूप में यहाँ पे 3 प्रकार के आइटम है। सबसे पहला है कॉस्ट ऑफ न्यू प्रोजेक्ट, दूसरा है इंस्टॉलेशन कॉस्ट ऑफ प्लांट, और तीसरा वर्किंग कैपिटल। तो ये तीनों तो हमारे आउटफ्लो हो गए। और अगर मैं इनफ्लो की बात करूँ तो इनफ्लो के रूप में हमारे पास पैसा किस प्रकार से आएगा उसकी हम बात कर लेते हैं। सबसे पहला कैश सेल्स रिवेन्यू, यानी कि जो भी हमने मशीनरी ख़रीदी या फिर प्लांट ख़रीदा तो उसको हम, उसकी जो लाइफ है वो पूरी हो जाएगी, तो उसके बाद में हम क्या करेंगे, उसको सेल करेंगे। ठीक है, तो सेल करने से जो भी हमारे को कैश में रेवेन्यू प्राप्त हुआ उसको यहाँ पर लिख देंगे, और उसमें से हम लेस कर देंगे, क्या लेस करेंगे, कैश ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, यानी कि बेचते समय जो भी हमारा खर्चा हुआ है, जो भी परिचालन व्यय हुए हैं उसको हम क्या कर देंगे, लेस कर देंगे, क्योंकि वो हमारा खर्चा हो गया। फिर हमारे पास क्या आएगा, कैश इनफ्लो बिफोर टैक्स, यानी कि टैक्स से पहले हमारे पास कैश इनफ्लो कितना रहा वो आ जाएगा। अब इसमें से हम लेस कर देंगे डेप्रिसिएशन, क्योंकि गवर्नमेंट खुद कहती है कि आप टैक्स का बेनिफिट लो, और डेप्रिसिएशन को अगर आप लेस करते हैं तो आपको टैक्स का बेनिफिट मिलेगा। तो टैक्स बेनिफिट देने के लिए गवर्नमेंट खुद आगे से बोलती है कि आप डेप्रिसिएशन को लेस कर दें। तो डेप्रिसिएशन को क्यों लेस किया जाता है, टैक्स सेविंग हेतु। ठीक है, और डेप्रिसिएशन को लेस करने के बाद में फिर हमारे पास आएगा टैक्सेबल इनकम, यानी कि इसको ये भी बोलते हैं कैश फ्लो आफ्टर डेप्रिसिएशन, यानी कि डेप्रिसिएशन के बाद में कैश फ्लो कितना रहा, और इसको हम बोलते हैं टैक्सेबल इनकम। टैक्सेबल इनकम इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसके ऊपर हम अब क्या करेंगे, टैक्स को पे करेंगे। तो लेस कर देंगे टैक्स, और टैक्स पेमेंट करने के बाद में आप सभी को पता है कि फिर हमारे पास आ जाएगा अर्निंग आफ्टर डेप एंड टैक्स, यानी कि डेप्रिसिएशन और टैक्स को घटाने के बाद में जो हमारे पास अर्निंग आती है वही क्या होती है, अकाउंटिंग प्रॉफिट होता है। तो अकाउंटिंग प्रॉफिट इनफ्लो और आउटफ्लो के आधार पर हमने अकाउंटिंग प्रॉफिट निकाल लिए, और आप सभी को पता है कि अकाउंटिंग प्रॉफिट वही होते हैं जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो हमारे पास जो प्रॉफिट आता है उसी को हम बोलते हैं अकाउंटिंग प्रॉफिट। अब इसमें देखो यहाँ पर है कैश इनफ्लो आफ्टर टैक्स, यानी कि अकाउंटिंग प्रॉफिट और जो कैश इनफ्लो होता है उसके बीच में सिर्फ और सिर्फ एक डिफरेंस है, और वो डिफरेंस क्या है, डेप्रिसिएशन का। यानी कि अकाउंटिंग प्रॉफिट में जब आप डेप्रिसिएशन को ऐड बैक कर देंगे तो उसको हम बोलते हैं कैश इनफ्लो। तो अब आपके ये चीज़ें समझ में आ गई कि कैश इनफ्लो और अकाउंटिंग प्रॉफिट में क्या डिफरेंस है, और इन दोनों के बीच में सिर्फ एक ही डिफरेंस है, वो है डेप्रिसिएशन। हालांकि बाद में क्या होता है कि इसमें साल्वेज वैल्यू यानी कि स्क्रैप वैल्यू बोल दो या फिर साल्वेज वैल्यू बोल दो, इन द एंड ईयर, यानी कि जो भी प्लांट हमने ख़रीदा, जो भी मशीनरी हमने ख़रीदी, तो उसकी जो लाइफ ख़त्म हो जाएगी उसके बाद में जो लास्ट का वर्ष होता है उसके एंड में हमारे को उसकी स्क्रैप वैल्यू यानी कि साल्वेज वैल्यू भी मिलती है, तो उसको भी हम ऐड बैक करते हैं। और उसके बाद में फिर मिलती है हमारे को रिकवरी ऑफ वर्किंग कैपिटल। मैंने आपको अभी बताया था कि रिकवरी ऑफ वर्किंग कैपिटल जो होती है, वर्किंग कैपिटल जो होती है वो आउटफ्लो के रूप में पहले तो जाती है, इसलिए हम उसको वहाँ से घटा देते हैं, और बाद में जब जो प्लांट की जो अवधि पूरी हो जाती है तो उसके बाद में लास्ट के वर्ष में वो हमारे क्या हो जाती है, वापस कैशबैक हो जाता है उसका, वो हमारे हाथ में आ जाती है, इसलिए वापस हम इसको प्लस में लिख देते हैं। लेकिन मेन ये चीज़ है कि इसमें जो अकाउंटिंग प्रॉफिट और जो कैश इनफ्लो होता है उसके बीच में एक ही डिफरेंस है, डेप्रिसिएशन का। यानी कि अकाउंटिंग प्रॉफिट में अगर आप डेप्रिसिएशन को ऐड बैक कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा कैश इनफ्लो। तो मुझे उम्मीद है कि यहाँ पर आपको कैश इनफ्लो और अकाउंटिंग प्रॉफिट समझने में कोई दिक्कत नहीं आई होगी। अब यहाँ पर मैंने एक तरह से फॉर्मूले के रूप में यहाँ पर लिख रखा है कि कैश इनफ्लो क्या होता है और अकाउंटिंग प्रॉफिट क्या होता है।
कैश इनफ्लो यानी कि अकाउंटिंग प्रॉफिट में से अगर हम डेप्रिसिएशन को लेस कर देंगे तो हमारे पास कैश इनफ्लो आ जाएगा। और अकाउंटिंग प्रॉफिट कब आएगा? जब कैश इनफ्लो में हम डेप्रिसिएशन को ऐड कर देंगे तो हमारे पास अकाउंटिंग प्रॉफिट आ जाएगा। अब नोट में क्या लिख रखा है कि कैपिटल बजटिंग की एकमात्र तकनीक ARR है जिसमें अकाउंटिंग प्रॉफिट का प्रयोग किया जाता है, बाकी सभी विधियों में कैश फ्लो का ही प्रयोग किया जाता है। अब देखो अकाउंटिंग इसमें जो कैपिटल बजटिंग की जो हमारे पास कई सारी टेक्निक है उसमें केवल एकमात्र एक मेथड है ARR, उसके अंदर अकाउंटिंग प्रॉफिट काम आते हैं। इसके अलावा किसी भी मेथड में अकाउंटिंग प्रॉफिट काम नहीं आते हैं, सब में कैश फ्लो चीज़ें काम आती है। अकाउंटिंग प्रॉफिट सिर्फ और सिर्फ ARR तकनीक में काम आता है। और यही सवाल RPS असिस्टेंट प्रोफेसर की जो एग्ज़ाम होती है EFM सब्जेक्ट्स हैं उसमें ये 2021 वाले एग्ज़ाम में पूछा गया था कि अकाउंटिंग प्रॉफिट का प्रयोग कौन सी विधि में किया जाता है। अब हम पढ़ते हैं साहब, ट्रेडिशनल या नॉन डिस्काउंटिंग जो मेथड है वो 3 प्रकार के हैं और तीनों में से हम एक एक का नंबर लेते हैं और आराम से पढ़ेंगे इनकी कैरेक्टरिस्टिक विशेषताओं के बारे में और इनकी कैलकुलेशन जो भी है उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले है एवरेज रेट ऑफ रिटर्न, ये भी इसको अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न भी बोलते हैं। तो ARR जो मेथड है इसमें देखो क्या बात बोली गई है, इसमें बोला गया है कि इस विधि में जितना पैसा निवेश किया जाता है उसकी तुलना होने वाले लाभों से की जाती है, अर्थात आउटफ्लो को इनफ्लो के साथ तुलना करके देखा जाता है। इसमें सिर्फ और सिर्फ ये देखा जाता है कि आप आज जितना इन्वेस्ट कर रहे हो किसी प्लांट मशीनरी खरीदने के लिए तो उससे आपको कितना प्रॉफिट होगा, केवल ये तुलना की जाती है कि आज हम कितना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं और उससे कितना लाभ होगा, केवल ये कंपेयर किया जाता है एवरेज रेट ऑफ रिटर्न मेथड में। यह एकमात्र विधि है जिसमें लेखांकन लाभ यानी कि अकाउंटिंग प्रॉफिट का प्रयोग किया जाता है और यह विधि नकद प्रवाह की बजाय लाभदायकता की बात करता है। यानी कि इसको मतलब नहीं है कि कैश फ्लो आप आज आपका पैसा जा रहा है वो वापस कितने सालों में आएगा, उसको इससे कोई मतलब नहीं है। उसको तो ये मतलब है कि आज आप जो पैसा लगा रहे हो उसका प्रॉफिट यानी कि उसका फ़ायदा आपको कितना मिलेगा। तो यहाँ पर कैश फ्लो की बात नहीं की जाती, ओनली अकाउंटिंग प्रॉफिट की बात की जाती है। इसलिए जो ये ARR मेथड है वो ओनली लाभदायकता यानी कि प्रॉफिटेबिलिटी की बात करता है। अब देखो साहब ARR कैलकुलेट करने का जो फॉर्मूला वो क्या है कि एवरेज आपके पास जो एवरेज एनुअल प्रॉफिट होते हैं, एवरेज एनुअल प्रॉफिट आफ्टर टैक्स यानी कि जो अकाउंटिंग प्रॉफिट होते हैं उसमें अगर आप एवरेज इन्वेस्टमेंट का भाग दे देते हैं और उसको 100 से गुणा करते हैं तो आपके पास आ जाएगा ARR। यानी कि ARR एक प्रतिशत के रूप में निकलेगा। ये ARR 2 प्रकार की होती है, एक तो होती है रियल ARR और दूसरी होती है एस्टिमेटेड यानी कि अनुमानित ARR। अनुमानित ARR तो आप खुद तय करोगे कि मैंने ये प्लांट लिया है या फिर मशीनरी ली है। अगर ये मेरे को मान लो 20% ARR की दर से अगर मेरे को रिटर्न देगी, मेरे को लाभ देगी तो मैं इस मशीन को लूँगा, नहीं तो नहीं लूँगा। तो ये तो हो गया आपका अनुमानित ARR। और जो वास्तविक ARR होता है, जो रियल ARR होता है, वो क्या होता है कि जब आप कैलकुलेशन करोगे तो कैलकुलेशन करने के बाद में जो आपका जो रिज़ल्ट निकल के आएगा उसको हम बोलते हैं रियल ARR। तो रियल ARR को हम एस्टिमेटेड ARR से तुलना करते हैं। अगर हमारा रियल ARR एस्टिमेटेड ARR से ज़्यादा है तो हम वो प्लांट ले लेंगे क्योंकि हमारे को फ़ायदा हो रहा है, और अगर उससे कम है तो हम उस प्लांट को कभी नहीं लेंगे क्योंकि उसके अंदर हमारे को लॉस हो रहा है। तो इसकी कैलकुलेशन का जो ये मेथड है ये आपको ध्यान में रखना है और इसका सिंपल सा है कि एवरेज जो एनुअल प्रॉफिट होंगे उसमें आपको एवरेज इन्वेस्टमेंट का भाग देना है और उसके बाद में आपको 100 से गुणा करेंगे तो आपके पास एवरेज रेट ऑफ रिटर्न निकल के आ जाएगा। तो एवरेज एनुअल जो प्रॉफिट होते हैं उसको निकालने का भी अलग से ये सूत्र दे रखा है कि टोटल प्रॉफिट में जब आप नंबर ऑफ ईयर का भाग देंगे तो आपके पास एवरेज एनुअल प्रॉफिट आएगा। इसके अलावा अगर एवरेज इन्वेस्टमेंट की बात करें तो एवरेज इन्वेस्टमेंट भी फाइंड आउट करने का आपके पास दूसरा फॉर्मूला है कि नेट इन्वेस्टमेंट में 2 का भाग दे दो, या फिर अगर आपको नेट वर्किंग कैपिटल दे रखी है और सालवेज वैल्यू भी दे रखी है तो दोनों को जोड़ दो। इसके अलावा कॉस्ट में से अगर आप सालवेज वैल्यू को लेस करके उसका आधा करोगे तब भी हमारे पास एवरेज इन्वेस्टमेंट निकल के आ जाएगा। तो एवरेज एनुअल प्रॉफिट
इसमें अगर आप एवरेज इन्वेस्टमेंट का भाग देके 100 से गुणा करोगे तो आपके पास ARR निकल के आएगा। और एवरेज एनुअल प्रॉफिट, इसकी गणना करने का ये सूत्र है कि टोटल प्रॉफिट में आप नंबर ऑफ़ ईयर का भाग दे दो। जितना भी आपको प्रॉफिट हो रहा है उसमें आप साल का भाग दे दो कि कितने साल तक आपके प्रोजेक्ट की लाइफ है, तो उससे आपका एवरेज एनुअल प्रॉफिट निकल के आ जाएगा। और एवरेज इन्वेस्टमेंट ओवर द लाइफ ऑफ द प्रोजेक्ट, यानी कि पूरे प्रोजेक्ट के जीवन भर में कितना आप इन्वेस्टमेंट एवरेज इन्वेस्टमेंट करोगे। तो एवरेज इन्वेस्टमेंट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है नेट इन्वेस्टमेंट में 2 का भाग दोगे तो आपको एवरेज इन्वेस्टमेंट मिल जाएगा। इसके अलावा कॉस्ट, जो प्रोजेक्ट होता है उसकी जो कॉस्ट होती है उसमें से अगर आप सालवेज वैल्यू यानी कि स्क्रैप वैल्यू लेस करके उसका आधा कर दोगे और उसके आधे में आप सालवेज वैल्यू और नेट वर्किंग कैपिटल अगर आप जोड़ देते हैं तो उसके बाद में फिर आपका एवरेज इन्वेस्टमेंट निकल के आ जाएगा। तो ये एक एग्जांपल है। इस एग्जांपल के आधार पर आपको ये ARR मेथड आसानी से समझ में आ जाएगा। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, ये आपके एग्जांपल इस तरह का है कि आपके एग्ज़ाम में नहीं पूछा जाएगा और इस प्रकार के क्वेश्चन बनेंगे भी नहीं आपके, लेकिन आपको ये मेथड समझाने के लिए मैंने ये एग्जांपल लिया है। अब देखो इसमें बता रखा कि एवरेज एस्टिमेटेड इनकम आफ्टर डेप एंड टैक्स, यानी कि एवरेज एस्टिमेटेड इनकम आफ्टर डेप एंड टैक्स आफ्टर डेप्रिसिएशन एंड टैक्स, यानी कि ये अकाउंटिंग प्रॉफिट है। और मैंने आपको पहले बताया था कि ARR मेथड एकमात्र तकनीक है जिसमें अकाउंटिंग प्रॉफिट की बात की जाती है, बाकी सभी मेथड में कैश फ्लो की बात की जाती है। तो इसमें ये हमारे ईयर दे रखे हैं 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, है ना। और मशीन A और मशीन B, इन दोनों मशीन की हम तुलना कर रहे हैं कि हमारे को कौन सी मशीन लेनी है, कौन सी मशीन नहीं लेनी है। हम कंपेयर कर रहे हैं। हमारे पास ये प्रस्ताव आया हुआ है कि हमारे को दो मशीन लेने का प्रस्ताव आया, तो इसमें से हम अब खुद डिसीजन करेंगे कि हमारे को कौन सी मशीन लेनी है। तो देखो जब जो पहली मशीन है मशीन A, उससे पहले साल में जो प्रॉफिट है वो जनरेट हो रहा है 3,375, दूसरे साल में जनरेट हो रहा है 5,375, तीसरे साल में 7,375। ऐसे क्या है कि 2,000 का जंप आ रहा है। देख लो आप, 3,000 से 5,000, फिर 5 से 7, 7 से 9, 9 से 11, यानी 2,000 रुपये बढ़ते जा रहे हैं। और मशीन B की बात करें तो पहले साल में 11,375 की अर्निंग हो रही है, दूसरे साल में 2,000 घट गए, फिर 2,000 घट गए, ऐसे घटते घटते 5वें साल में 3,375, यानी कि ये घटते हुए, ये बढ़ते हुए क्रम में है और ये घटते हुए क्रम में है, बस इतना सा डिफरेंस है। और टोटल प्रॉफिट इनका समान आ रहा है क्योंकि इनका जो पर एनम का जो प्रॉफिट है वो भी सेम है, बस इनका सीक्वेंस थोड़ा अलग है। तो टोटल प्रॉफिट मशीन A से हमारे को मिल रहा है 36,875 और मशीन B से भी इतना ही मिल रहा है 36,875। दोनों के एस्टिमेटेड लाइफ भी समान है, दोनों की जो अनुमानित उम्र है, आयु है वो भी समान है। इसमें इसकी भी 5 साल है और इसकी भी 5 साल है। एस्टिमेटेड सालवेज वैल्यू, यानी कि सालवेज वैल्यू, स्क्रैप वैल्यू जो मशीन की लाइफ पूरी होने के बाद में जो मिलेगी, इसकी भी 3,000 रुपये है और इसकी भी 3,000 रुपये है। अब आप क्या करोगे कि इसका जो सूत्र है, एवरेज जो प्रॉफिट है उसमें एवरेज इन्वेस्टमेंट का भाग देंगे और 100 से गुणा करेंगे तो हमारे पास ARR निकल के आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे एवरेज इन्वेस्टमेंट, यानी कि इन्वेस्टमेंट हम कितना कर रहे हैं 56,125 का मशीन A के लिए, और मशीन B के लिए हम 56,125 का इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। अब इसको कैसे हल करेंगे, देखो सबसे पहले हमारे को एवरेज इनकम निकालना है, ठीक है। एवरेज इनकम में फिर हम क्या देंगे, एवरेज इन्वेस्टमेंट का भाग देंगे और फिर 100 से गुणा कर देंगे और जो भी हमारा मान निकल के आएगा उसको हम बोलते हैं ARR, ठीक है। तो एवरेज इनकम कैसे आएगी, देखो अभी हमने यहाँ पर पढ़ा था ना कि इसमें टोटल प्रॉफिट मशीन A से कितना हो रहा है 36,875, तो 36,875 में, और इसकी एस्टिमेटेड लाइफ कितनी है 5 साल, मशीन A की एस्टिमेटेड लाइफ कितनी है 5 साल, है ना। तो एवरेज इनकम कैसे आएगी, टोटल प्रॉफिट में जब हम नंबर ऑफ़ ईयर का इसमें इसको डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ़ ईयर से, तो हमारे पास निकल के आएगा 7,375। ये हमारी एवरेज इनकम आ गई, ठीक। अब हम निकालेंगे एवरेज इन्वेस्टमेंट। एवरेज इन्वेस्टमेंट कैसे फाइंड आउट होगा, नेट वर्किंग कैपिटल इसमें 0 दे रखी है तो हमने यहाँ पर 0 कर दिया, और सालवेज वैल्यू 3,000 दे रखा है दोनों मशीनों में, इसमें भी 3,000, इसमें भी 3,000, ठीक। तो 3,000 फिर ऐड कर देंगे और फिर हमारे को कॉस्ट में से सालवेज वैल्यू निकाल के उसका आधा कर देंगे, तो कॉस्ट 56,125 है और सालवेज वैल्यू 3,000 है। इन दोनों के डिफरेंस में हम 2 का भाग देंगे और फिर 3,000 जोड़ के
तो हमारा मान निकल के आएगा 29,562। ठीक, एक सेकंड। तो इस प्रकार से आप एवरेज इनकम ये आपकी फाइंड आउट हो गई और एवरेज इन्वेस्टमेंट इस प्रकार से फाइंड आउट हो गया। अब यहाँ पर ये बिल्कुल इसका कैलकुलेशन कर रखी है कि एवरेज इनकम में आपने एवरेज इन्वेस्टमेंट का भाग देके 100 से गुना कर दिया, तो आपको 24.9% आपकी ARR आ गई। अब ये ARR दोनों मशीनों की सेम आ गई। ठीक, अभी यहाँ पर आप क्या डिसीजन लोगे, मशीन A लोगे या फिर मशीन B लोगे? आप कुछ भी डिसीजन नहीं ले सकते क्योंकि आपके लिए दोनों मशीन समान ARR दे रही है। और अब ये डिपेंड करेगा कि आपने कितनी ARR फिक्स करी थी। अगर आपने मान लो पहले से आपने एस्टिमेटेड ARR 20% तय करी थी और ये दे रहा 24.9%, तो आप दोनों ले सकते हो। अगर आपके पास पैसा है तो आप दोनों ले सकते हो। लेकिन दोनों में से अगर आपको एक ही लेना तो फिर आप कौन सा डिसीजन लोगे? तो यही सबसे बड़ी कमी है ARR मेथड की, कि जब दो मशीनों का ARR समान आ जाता है तो उस टाइम हम डिसीजन नहीं ले सकते कि हमारे को कौन सी मशीन लेनी है या फिर कौन सी मशीन नहीं लेनी है। तो इस उदाहरण में दोनों मशीन का ARR समान आ रहा है। इस दशा में किस मशीन का चयन करें, निर्णय लेना कठिन है। यही ARR की सबसे बड़ी कमी है। लेकिन फिर भी अगर निर्णय लेना है तो मशीन B का चयन करना चाहिए। क्यों? क्योंकि प्रारंभिक वर्षों में रिटर्न ज़्यादा आ रहा है। जो मशीन B है वो क्या है कि शुरुआती स्टेज में हमारे को रिटर्न ज़्यादा दे रही है। अगर लेना हो तो फिर आप मशीन B ले सकते हो, बाकी ये मशीन B लेने का भी कोई ज़्यादा औचित्य नहीं है। अब ARR मेथड के आधार पर हम एक्सेप्ट रिजेक्ट डिसीजन कैसे लेंगे, यानी कि हमारे को कोई मशीन लेनी है या नहीं लेनी है, तो हम इसका डिसीजन कैसे लेंगे उसके बारे में यहाँ पर कुछ चीज़ें दी गई है। सबसे पहले ऐसा कि व्यवसाय की न्यूनतम ARR, व्यवसाय की, जैसे मैंने आपको बताया था ना अभी एस्टिमेटेड ARR, उसको हम मिनिमम ARR भी बोल देते हैं। आपने कितनी ARR मिनिमम रखी, ठीक है, और मशीन की जो वास्तविक ARR है उसे हम तुलना करेंगे। अगर आपकी न्यूनतम ARR मशीन की ARR से अगर कम है तो फिर आप इसको ले सकते हो। यानी कि ऐसा बोल दो सीधा सीधा कि वास्तविक ARR अगर न्यूनतम ARR से ज़्यादा है तो आप वो प्रोजेक्ट ले सकते हो, और यदि वास्तविक ARR न्यूनतम ARR के बराबर है तो फिर आप कई सारी चीज़ों को देखोगे, उसके बाद में फिर आप डिसीजन लोगे। और अगर वास्तविक ARR न्यूनतम ARR से कम है तो फिर आप वो प्रपोजल है उसको आप रिजेक्ट कर दोगे, यानी कि आप वो मशीनरी नहीं लोगे क्योंकि आपको उसमें घाटा हो जाएगा। अब यहाँ पर मैंने बता भी रखा है, यदि न्यूनतम ARR वास्तविक ARR से ज़्यादा है, यानी कि आपकी जो न्यूनतम ARR है वो वास्तविक ARR से ज़्यादा है, तो आपको रिजेक्ट कर देना चाहिए क्योंकि आपको घाटा होगा। यदि न्यूनतम ARR वास्तविक ARR से कम है तो फिर आपको वो प्रोजेक्ट एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। तो ARR मेथड का मूल्यांकन अब हम करते हैं। इसका मूल्यांकन की बात करें तो इसके दो मेरिट्स है कि ये सिंपल है साहब, और अकाउंटिंग प्रॉफिट के आधार पर गणना की जाती है। अकाउंटिंग प्रॉफिट हमको आसानी से मिल जाती है, सीधा P&L अकाउंट देखा और वहाँ से हमने अकाउंटिंग प्रॉफिट ले लिया। कमियों यानी कि इसकी डीमेरिट्स की बात करें तो इसमें बता रखा कि कैश फ्लो को इग्नोर, बट ऑब्वियस है ये कैश फ्लो की बात ही नहीं करता, ये केवल अकाउंटिंग प्रॉफिट की बात करता है। इसके अलावा इसमें दूसरा है पुनः निवेश पर ध्यान नहीं, यानी कि आपने जो हर साल जो प्रॉफिट कमाया उसको आप री इन्वेस्टमेंट कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, इसके ऊपर ये मेथड ध्यान नहीं देता। तीसरा है टाइम वैल्यू ऑफ मनी को इग्नोर करता है, बट ऑब्वियस है ट्रेडिशनल मेथड है तो टाइम वैल्यू ऑफ मनी को तो इग्नोर करेगा ही करेगा। चौथा है निवेश आकार को इग्नोर करना। अब देखो ये सबसे बड़ी चीज़ है, इसको आप समझना। जैसे आपने तय किया कि आपकी जो न्यूनतम ARR है और जो वास्तविक ARR है आप उसके आधार पर निर्णय लेते हो, यानी कि आप ARR देख रहे हो ओनली प्रतिशत के रूप में, ठीक। तो इसमें देखो जो पहला वाला इसमें ये बता रखा है कि आप 30,000 लगा के 6,000 कमा रहे हो तो आपका ARR 20% हो गया। फिर आपने क्या किया कि 10,000 लगा के आप 2,000 कमा रहे हो तो भी आपका ARR 20% आ गया। और फिर आप 20,000 लगा के 4,000 कमा रहे हो तो भी आपका ARR 20% हो गया, यानी कि 6/30 गुणा 100 करोगे तो आपको 20% मिलेगा। 2/2000/10 करोगे और 100 से गुणा करोगे तो भी आपको 20% मिलेगा। और यहाँ पर
4000 बटा 20,000 गुणा 100 करोगे तो भी आपको 20%, यानी कि तीनों में आपको ARR समान मिल रहा है, लेकिन जो इन्वेस्टमेंट आप जो पैसा कर रहे हो वो तीनों में अलग अलग है। यहाँ पर आप 30,000 इन्वेस्ट कर रहे हो, यहाँ पर 10,000, यहाँ पर 20,000। तो इस हिसाब से तो आप ये वाला ले लो, क्योंकि आप 10,000 ही इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, आप कम इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, लेकिन आपका जो ARR तीनों में सेम है, 20, 20 और 20 तीनों में ये है। तो यहाँ पर क्या होता है कि निवेश का आकार को ये मेथड इग्नोर करता है, इसलिए ये मेथड यहाँ पर भी फ्लॉप हो जाता है। और पाँचवीं इसकी कमी है, संपत्ति की लाइफ पूरी होने पर उसका क्या करेंगे, इसको भी ये इग्नोर करता है। यानी कि ये मेथड हमारे को ये नहीं बताता कि साहब अगर संपत्ति की लाइफ पूरी हो गई तो उसके बाद में उस मशीन का हम क्या करेंगे। दूसरा मेथड है साहब पेबैक मेथड। ये भी ट्रेडिशनल मेथड है, ये हमारा दूसरा मेथड है। ARR मेथड हमारा पूरा हो गया, उम्मीद है वो आपको समझ में आया होगा। अब देखो पेबैक मेथड क्या बोलता है। ये बोल रहा साहब कि जो पैसा आज इन्वेस्ट किया जा रहा है वह कितना समय लेगा हमारे पास वापस आने में। यानी कि ये मेथड सिर्फ ये बात करता है कि अगर आप आज जैसे 10 रुपये लगा रहे हो तो ये मेथड सिर्फ ये देखता है कि ये 10 रुपये वापस कितने साल में आ जाएंगे, इसको प्रॉफिट से कोई मतलब नहीं है। ठीक। दूसरा है, यह मेथड सालवेज वैल्यू की बात नहीं करता, बट ऑब्वियस है सालवेज वैल्यू, इसके वैल्यू कहाँ से बचेगी बताओ। जब इसने 10 रुपया आज लगा दिया तो ये गणना करेगा कि अब इसको जिसने इसने 10 रुपये लगा दिया और इसने फिक्स कर लिया कि मेरे को तो ये 10 रुपये 5 साल में कवर करने हैं। तो 5 साल में कवर कब होंगे, जब ये 1 साल में 2 रुपये कमाएगा, तब जाके इसके 10 रुपये 5 साल में कवर हो पाएंगे। तो फिर 5 साल पूरे हो जाएंगे तो इसके 10 रुपये आज लगाए, 10 रुपये 5 साल के बाद मिल जाएंगे। तो बताओ इसकी वैल्यू कहाँ से बची। ठीक। तो ये मेथड सालवेज वैल्यू की बात नहीं करता, और इसमें अकाउंटिंग प्रॉफिट की जगह कैश फ्लो की बात करते हैं। और अभी जितने भी मेथड बचे हैं सब में कैश फ्लो की बात की जाएगी, अकाउंटिंग प्रॉफिट की कोई बात नहीं की जाएगी। सिर्फ एक मेथड था ARR जिसके अंदर हम अकाउंटिंग प्रॉफिट की बात करते हैं। अब कैश इनफ्लो हम जानते हैं क्या होता है। कैश इनफ्लो होता है आफ्टर टैक्स बट बिफोर डेप वाला प्रॉफिट, यानी कि अकाउंटिंग प्रॉफिट। अब देखो साहब, पे बैक पीरियड की गणना कैसे की जाती है। पे बैक पीरियड का मतलब होता है कि आपने जो पैसा इन्वेस्ट किया आज जो लगाया वो कितने समय के बाद में आपका पैसा वापस आपके पास आ जाएगा, तो उसको हम बोलते हैं पे बैक पीरियड। तो देखो साहब, इसकी 2 विधियाँ हैं। कौन कौन सी विधियाँ हैं। पहला है जब लाभ हर साल समान हो, और दूसरा है जब लाभ हर साल असमान हो। देखो, जब लाभ हर साल समान हो तो हम क्या करेंगे कि जैसे आपने 40,000 रुपये लगाए और 8,000 रुपये आप हर साल कमा रहे हो, तो आपके 40,000 रुपये कितने साल में वापस आ जाएंगे, 5 साल में। ठीक है। ये तो कब है, जब लाभ हर साल समान हो। तो इसमें क्या करेंगे हम, इन्वेस्टमेंट के अंदर कांस्टेंट एनुअल जो कैश इनफ्लो हो रहा है आपको, कांस्टेंट यानी कि समान, एनुअल यानी कि वार्षिक, कैश इनफ्लो यानी कि नकद अंतर्वाह। आपको हर साल जितना नकद अंतर्वाह प्राप्त हो रहा है हर साल फिक्स, जैसे यहाँ पर 8,000 रुपये हर साल मिल रहा है, आपने 40,000 लगाया, हर साल आप 8,000 रुपये वापस कमा रहे हो, तो आपका 40,000 वापस 5 साल में आपके पास आ जाएगा। और दूसरा है जब लाभ हर साल असमान हो, तो इसमें हम क्या करेंगे, पेबैक पीरियड की गणना कैसे करेंगे। सबसे पहले हम प्रतिवर्ष के लाभ में जो प्रतिवर्ष का जो लाभ होता है उसमें हम डेप्रिसिएशन को ऐड करेंगे, क्योंकि हमने पहले बता रखा कि इसमें हम ये मेथड है वो कैश इनफ्लो के बेसिस पे तैयार किया जाता है रादर देन अकाउंटिंग प्रॉफिट। अब डेप्रिसिएशन की गणना कैसे करते हैं साहब, इसमें भी ये फॉर्मूला दे रखा है, क्योंकि डेप्रिसिएशन हमारे को ऐड करना है प्रतिवर्ष के लाभ में, तो डेप्रिसिएशन की कैलकुलेशन हमारे को आनी चाहिए। तो कॉस्ट के अंदर जब हम सालवेज वैल्यू को घटाएंगे और उसमें नंबर ऑफ ईयर का भाग देंगे तो हमारे पास डेप्रिसिएशन निकल के आ जाएगा, और जो डेप्रिसिएशन निकल के आएगा उसको हम हर साल के प्रॉफिट में ऐड कर देंगे, तो हमारे पास हर साल का एनुअल कैश इनफ्लो फाइंड आउट हो जाएगा। और उसके बाद में हम गणना कर लेंगे कि हमारा इन्वेस्ट किया गया पैसा कितने साल में वापस बैक हो रहा है, यानी कि हमारे पास आ रहा है। तो ये एक एग्जांपल साहब, इस एग्जांपल के आधार पे आपको ये वाला मेथड आसानी से समझ में आ जाएगा। तो इसमें ईयर दे रखा है 5 साल है साहब, एनुअल कैश फ्लो आफ्टर टैक्स दे रखा है, इसमें आफ्टर टैक्स यानी कि ये अकाउंटिंग प्रॉफिट यहाँ पर दे रखा है, और क्यूमुलेटिव कैश फ्लो भी दे रखा है, अकाउंटिंग प्रॉफिट कैश फ्लो आफ्टर टैक्स यहाँ पर ये दे रखा है ना, CFAT कैश फ्लो आफ्टर टैक्स, यानी कि अकाउंटिंग प्रॉफिट दे रखे हैं दोनों में। लेकिन हमारे को कैश इनफ्लो निकालना है, तो उसके लिए हम डेप्रिसिएशन को हर साल के जो प्रॉफिट है उसमें हम ऐड बैक कर देंगे। और डेप्रिसिएशन कैसे निकालते हैं वो हमने अभी फॉर्मूला देखा था, वो हम इसमें पढ़ेंगे। तो देखो साहब,
जो मशीन ए है उसमें हम पहले साल में, वो ऊपर वाला एग्जाम्पल है, ये जो हमने ARR मेथड में जो एग्जाम्पल लिया था वही सेम एग्जाम्पल है। तो आपको पता है उसमें हमने ये भी देखा था कि जो मशीन ए है वो पहले साल में 3,375 कमा रही थी, दूसरे साल में 5,375, और तीसरे साल में 7,375, चौथे साल में 9,375 और पाँचवें साल में 11,375 कमा रही थी। ठीक साहब। और मशीन बी उल्टा इसका सीक्वेंस उल्टा हो जाएगा कि पहले साल में 11,375, ऐसे घटते 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 2,000 का इसमें डाउनफॉल आ रहा है, और मशीन बी पाँचवें साल में 3,375 रुपये कमा रही थी, है ना। ये पिछले वाला एग्जाम्पल है, वही ले रहा हूँ मैं यहाँ पे, आप कन्फ्यूज मत होना। अब देखो साहब, इसमें हम डेप्रिसिएशन को ऐड बैक करेंगे, तो यहाँ पर 10,625 ऐड कर रखा है, सभी जगह 10,625 जो एनुअल प्रॉफिट आ रहे हैं उसमें हम सब जगह 10,625 ऐड कर रहे हैं, और मशीन बी में भी वही सेम ऐड कर रहे हैं। एनुअल कैश इनफ्लो जो आपके पास एनुअल अकाउंटिंग प्रॉफिट है उसके अंदर हम डेप्रिसिएशन को ऐड बैक करेंगे, तो हमारे पास कैश इनफ्लो निकल के आएगा। अब देखो साहब, ये वही है सेम एग्जाम्पल कि इसमें इन्वेस्टमेंट में जो वैल्यू है मशीन की वो दोनों की सेम है, और सालवेज वैल्यू भी दोनों की सेम है। इसके अलावा नंबर ऑफ़ ईयर यानी कि लाइफ जो होती है प्रोजेक्ट की वो दोनों की सेम है, वही एग्जांपल है सेम। अब डेप्रिसिएशन की गणना कैसे करते हैं ये मैंने अभी बताया था आपको कि कोस्ट में से आप सालवेज वैल्यू को लेस कर देना। कोस्ट कितनी है आपकी 56,125, और सालवेज वैल्यू कितनी है 3,000 रुपये। ठीक, तो 56,125 में 3,000 आप लेस करोगे, और उसमें नंबर ऑफ़ ईयर यानी कि 5 साल है इसकी लाइफ, उसका आप भाग दोगे तो आपके पास 10,625 आएगा, और ये क्या है हमारा डेप्रिसिएशन। ठीक, अब डेप्रिसिएशन को हमने यहाँ पर जोड़ा तो ये हमारे पास क्या आया, कैश इनफ्लो। कैश इनफ्लो देखो कितना आया, 10,625 को 3,375 में जोड़ेंगे तो हमारा 14,000 आएगा, 10,625 को वापस 5,375 में जोड़ेंगे तो हमारा 16,000 आएगा, यानी कि 14,000 फिर 16,000 फिर 18,000 फिर 20,000, यानी कि 2,000 घट रहा है। अब देखो यहाँ पर तो आ गया 14,000, यहाँ पर तो थोड़ा जूम कर लेता हूँ मैं। अब देखो साहब, यहाँ पर तो आ गया 14,000, यहाँ पर 16,000, 2,000 बढ़ गया ना, फिर यहाँ पर 2,000 बढ़ गया 18,000, फिर यहाँ पर 2,000 बढ़ गया 20,000। तो इस हिसाब से यहाँ पर 22,000 आना चाहिए था, क्योंकि 2,000 बढ़ रहा है। अब यहाँ पर 25 कैसे आया, क्योंकि 14 के बाद में आ गया 16, 16 के बाद में 18, फिर 20, 20 के बाद में यहाँ पे आता 22, लेकिन यहाँ पर 25 कैसे आया, क्योंकि 3,000 रुपये हमारे को स्क्रैप वैल्यू मिल रही है इन द एंथ ईयर। जो भी प्रोजेक्ट है उसके जो लास्ट वाला जो ईयर होता है उसकी लाइफ का, उसमें जो स्क्रैप वैल्यू होती है वो वापस हमारे पास आती है, तो उसको हमने 22,000 में ऐड किया तो 25,000 हो गया। उसी प्रकार से जो मशीन बी है इसमें पहले वर्ष में हमारा जो कैश इनफ्लो वो 22,000 है। कैसे आया, डेप्रिसिएशन को हमने पर एनम वाले जो प्रॉफिट है उसमें ऐड बैक कर दिया, तो 22,000 आ गया। 22 में से 2,000 कम हो गए, फिर 20, फिर घटता हुआ फिर 2,000 कम हो गया 18, फिर 2,000 कम हो गए 16, फिर 2,000 कम होते तो यहाँ पर 14,000 आता, लेकिन यहाँ पर 14 की जगह 17 कैसे आया, क्योंकि 14,000 में 3,000 हम ऐड बैक करेंगे। क्यों, क्योंकि 3,000 स्क्रैप वैल्यू है मशीन बी की, तो दोनों मशीनों की स्क्रैप वैल्यू समान थी। स्क्रैप वैल्यू बोल दो चाहे सालवेज वैल्यू बोल दो, बोथ आर सेम थिंग। तो मशीन ए में भी लास्ट के साल में 3,000 जोड़ा हमने, और मशीन बी में भी लास्ट के साल में 3,000 जोड़ा, इसलिए मशीन बी में यहाँ पर 17,000 आया। 16,000 की जगह 16,000 के बाद में यहाँ पर 14,000 आता, लेकिन 14,000 में हमने 3,000 रुपये जो स्क्रैप वैल्यू होती है वो हमने ऐड बैक करी, इसलिए यहाँ पर 17,000 रुपये कैश इनफ्लो आया। अब देखो साहब, यहाँ पर ये दे रखा क्यूमुलेटिव कैश इनफ्लो, यानी कि यहाँ पर इसको ऐड ऑन किया जा रहा है। तो पहले साल में मशीन ए में 14,000 रुपये कमाए, फिर दूसरे साल में 16,000 कमाए तो उसको ऐड करेंगे तो 30,000, फिर तीसरे साल में 18,000 कमाए तो 30,000 में ऐड करेंगे तो 48,000, फिर 20,000 को ऐड करेंगे तो 68,000, फिर 25,000 को ऐड करेंगे तो 93,000, यानी कि टोटल कैश इनफ्लो 93,000 का हुआ 5 सालों में। और मशीन बी का उसी प्रकार से पहले साल में जैसे 22,000 कमाए तो यहाँ पर 22 लिख दिए, फिर दूसरे साल में 20 कमाए तो 22 में 20 जोड़ेंगे तो 42 हो गए, फिर 42 में 18,000 जोड़ेंगे 30 साल के तो 60 हो गए। ऐसे इन्होंने भी 93,000 रुपये कमाए कैश इनफ्लो के रूप में। तो दोनों मशीन का क्यूमुलेटिव कैश इनफ्लो आ गया। अब यहाँ पर देखो, अब हर साल इसका जो रिटर्न है वो असमान है, ठीक, क्योंकि यहाँ पर 14,000 है एक में, तो यहाँ पे 14,000, यहाँ पे 30, फिर 48, फिर 60, 93,
ये यहाँ से आप लगा सकते हो आइडिया कि आप मशीन ए में पहले साल में 3,375 कमा रहे हो, दूसरे में 5,375, फिर 7,375, यानी कि हर साल में आप अलग अलग पैसा कमा रहे हो। तो अभी यहाँ पर ये मेथड है जो पे बैक मेथड है, उसमें अब हमारे को ये कैलकुलेशन करना है कि हमारा इन्वेस्टमेंट किया गया पैसा कितने साल में हमारे को वापस मिल रहा है। तो यहाँ पर फिर वो उसी प्रकार से मैंने आपको बताया था ना कि जब यहाँ पर देखो कि जब लाभ हर साल असमान हो, तो ये वाला जो हम एग्जाम्पल पढ़ रहे हैं उसमें लाभ हर साल असमान है। तो इस दशा में हम क्या करेंगे, उसकी गणना किस प्रकार करेंगे वो हम देख रहे हैं। देखो अब इसमें देखो साहब, इन्वेस्टमेंट आपने कितना पैसा लगाया, 56,125। मशीन ए में भी इतना लगाया, मशीन बी में भी इतना लगाया। तो मशीन ए तो कितना टाइम ले लेगी 56,125 में, और मशीन बी कितना टाइम ले लेगी। जो मशीन जितना जल्दी 56,125 कवर कर लेगी हम वही मशीन लेंगे, क्योंकि पे बैक पीरियड मेथड हमारे को ये बोलता है कि हमारा पैसा जितना जल्दी कवर करके जो मशीन देगी हम वही मशीन लेंगे। अब देखो मशीन ए क्या बोलती है साहब कि मशीन ए ने 3 वर्ष में 48,000 कमा लिए। देखो साहब सीधा सा आपको दिख रहा है, 3 वर्ष में टोटल 48,000 रुपये कमा लिए। अब देखो 56,125 में से 48,000 गए, 48,000 को लेस करेंगे तो कितना बचा, 8,125। अब 8,125 कब आया होगा, चौथे साल में आया होगा साहब। अब चौथे साल में देखो किस प्रकार से इसको 8,125 निकालेंगे। चौथे साल में मशीन ए ने कितना पैसा कमाया, 20,000, यहाँ पर दे रखा 20,000। चौथे साल में मशीन ए ने 20,000 रुपये कमाए। तो इसकी कैलकुलेशन इस प्रकार हम करेंगे कि 8,125 20,000 का ही पार्ट है, ठीक है। तो 8,125 में 20,000 का भाग देंगे तो यहाँ पर कितना आएगा, 0.406, ठीक। और 0.406 को हम 12 से गुणा करेंगे तो 4.87, यानी कि राउंड ऑफ करेंगे तो 5 माह हो गए, ठीक। यानी कि 3 वर्ष 5 माह मशीन ए है वो, एक सेकंड, मशीन ए है वो 3 वर्ष 5 माह ले रही है 56,125 को कवर करने में। और मशीन बी की भी बात कर लेते हैं। मशीन बी में देखो साहब 2 वर्ष में 42,000 तो आ गए, 2 वर्ष में 42,000 तो कमा लिए मशीन बी ने भी। अब कितने बचे, 56,125 में से 42,000 लेस करेंगे तो कितने बचे, 14,125। अब ये कब आए होंगे, जब 2 साल में 42,000 आ गए तो बाकी पैसा तीसरे साल में आया होगा। तो तीसरे साल में कितना पैसा कमा रही है मशीन बी, तीसरे साल में कमा रही है साहब 18,000, ठीक। तो हमारा बचा हुआ हिस्सा कितना, 14,125। तो 14,125 में 18,000 का भाग देंगे तो हमारे पास आएगा 0.78, ठीक। और 0.78 को हम 12 से गुणा करेंगे तो ये हमारे पास आएगा 9.41, और इसको राउंड ऑफ करेंगे तो कितना आ जाएगा, 9 माह, ठीक। और यहाँ पर 2 वर्ष में तो 42,000 आएंगे, तो 2 वर्ष और 9 माह में ये हमारे 56,125 रुपये कवर करके दे रही है। तो अब आप खुद बताओ कि मशीन बी, मशीन ए तो ले रही है 3 वर्ष 5 माह, मशीन ए टाइम ले रही है 3 वर्ष 5 माह, और मशीन बी ले रही है 2 वर्ष 9 माह, यानी कम समय हमारी कौन सी मशीन ले रही है, मशीन बी। तो इस हिसाब से हम क्या करेंगे कि साहब एक्सेप्ट कर लो, हमारे को मशीन बी चाहिए। तो इस प्रकार से जो पेबैक पीरियड मेथड है वो इस प्रकार से हमारी मदद करता है कि 2 प्रकार से लाभ होते हैं। अगर लाभ हर साल समान हो तो हम किस प्रकार से गणना करते हैं, और लाभ अगर हर साल असमान हो तो हम किस प्रकार से गणना करते हैं। अब पे बैक पीरियड मेथड का मूल्यांकन, इसका इवैल्यूएशन कर लेते हैं साहब कि इसमें इसकी मेरिट्स क्या है, डिमेरिट्स क्या है। तो मेरिट्स की बात करें तो इसमें बता रहा है कि कैश फ्लो का प्रयोग किया जाता है साहब, ये इसकी गुण है। और कैश फ्लो की स्पीड कौन सी मशीन ज़्यादा दे रही है ये भी उसको बता देता है। कमियों की बात करें तो इसमें टाइम वैल्यू ऑफ मनी को ध्यान में नहीं रखा जाता, बट ऑब्वियसली ये ट्रेडिशनल मेथड है। और इसी कमी को दूर करने के लिए फिर हम एक नया मेथड पढ़ते हैं, ठीक है, उसको हम बोलते हैं डिस्काउंटेड पेबैक मेथड। डिस्काउंट रेट से गुणा करके लाभ ज्ञात किया जाता है, यानी कि इस विधि में डिस्काउंटेड पेबैक मेथड है। इसमें हम क्या करते हैं, जो एनुअल कैश फ्लो होते हैं उनको हम डिस्काउंट रेट से गुणा करके लाभ ज्ञात कर लेते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि टाइम वैल्यू ऑफ मनी का फिर ध्यान रख लिया जाता है। और दूसरी कमी इसमें क्या है कि यह मेथड ये तो बताता है कि कौन सी मशीन जल्दी कैश फ्लो कर रही है, लेकिन यह नहीं बताता कि जो मशीन पेबैक पीरियड ज़्यादा ले रही है वह अंत के वर्षों में ज़्यादा कैश फ्लो दे। तो यानी कि ये आप समझ गए होंगे कि
कौन सी मशीन जल्दी हमारा जो पैसा इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है उसको जल्दी रिटर्न कर लेगी, ये तो बता रहा। लेकिन हो ये भी तो हो सकता है ना कि जो मशीन ज़्यादा टाइम ले रही है हमारे इन्वेस्टमेंट किए गए पैसे को कवर करने में, हो सकता है कि बाद के वर्षों में ज़्यादा रिटर्न कमाए। तो उसी कमी को दूर करने के लिए फिर हम दूसरा मेथड पढ़ते हैं और उस मेथड का नाम है पोस्ट पेबैक पीरियड मेथड। ठीक, तो ये हम आगे पढ़ेंगे। ये देखो यहाँ पर हमारा तीसरा मेथड है पोस्ट पेबैक प्रॉफिटेबिलिटी मेथड। इसको देखो, आप समझो आराम से। देखो यहाँ पर दो मशीन है, मशीन ए को ख़रीदने में 6,000 रुपये लगाए और आपने मशीन बी को ख़रीदने में 10,000 रुपये लगाए। एनुअल कैश इनफ्लो आपकी जो मशीन है वो आपको हर साल 1.5 लाख रुपये कमा के दे रही है और मशीन भी आपको हर साल 2 लाख रुपये कमा के दे रही है। तो आप खुद बताओ, अगर ये हर साल 1.5 लाख कमाएगी तो 6 लाख कमाने में इसको 4 साल लग जाएंगे। ये हर साल अगर 2 लाख कमाएगी तो 10 लाख कमाने में इसको 5 साल लग जाएंगे। तो इस हिसाब से तो आप मशीन ये ले लो, मशीन ए ले लो पोस्ट उसके हिसाब से, पे बैक पीरियड के हिसाब से। भाई पे बैक पीरियड हमारा जल्दी इसमें आ रहा है, जल्दी हमारे 4 साल में हमारा पैसा कवर हो रहा है। ठीक, और अगर इसमें अगर टोटल लाइफ की बात करें तो ये भी तो हो सकता है कि मशीन ए की पूरी लाइफ हो 6 साल और मशीन बी की लाइफ हो पूरी 7 साल। तो पोस्ट पेबैक प्रॉफिट की बात करें, पोस्ट पेबैक प्रॉफिट की बात करें यानी कि जो पेबैक वाला जो पीरियड है उसको पूरा होने के बाद में जो 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 अवधि बची हुई उसको हम बोलते हैं पोस्ट पेबैक प्रॉफिट। तो ये 1 साल में 1.5 लाख रुपए कमा रहा है, तो अभी इसकी 2 साल और बची है 6 साल में से, तो 1.5 लाख को हम 2 साल से गुणा करेंगे, 2 वर्ष में ये कमा लेगा 1.5 + 1.5 3 लाख रुपए। अब इसकी टोटल लाइफ है साहब 7 साल। ठीक, अब 5 साल तक तो हमने ये पोस्ट पेबैक पीरियड निकाल लिया, लेकिन पेबैक पीरियड के बाद में ये इसकी 2 साल की लाइफ और बची है, तो 2 साल में और कितना पैसा कमा लेगी। ये हर साल 2 लाख रुपए कमा रही है, तो 2 साल में 4 लाख कमा लेगी। तो पोस्ट पेबैक यानी कि पेबैक के बाद में कौन सी मशीन ज़्यादा पैसा कमा रही है, मशीन बी। ये 4 लाख कमा रही है, ये 3 लाख कमा रही है, तो इस हिसाब से मशीन ये ले लो साहब, मशीन बी ले लो। डिसीजन यहाँ पर दे रखा कि ये तो मशीन बी ले लो, और यहाँ पे जो पेबैक पीरियड था वो तो कह रहा था कि मशीन ए ले लो। तो इस प्रकार से पोस्ट पेबैक प्रॉफिटेबल मेथड ये अक्सर बुक्स में कम ही मिलता है, लेकिन इसके कोई ज़्यादा महत्व तो नहीं है, लेकिन फिर भी हम हमने पढ़ लिया तो हमारा ये कंसेप्ट क्लियर हो गया कि पेबैक पीरियड मेथड और पोस्ट पेबैक प्रॉफिटेबिलिटी मेथड में डिफरेंस क्या है। अब देखो साहब, वही बात बोली जा रही है यहाँ पर, पेबैक पीरियड मेथड तो बोलता है कि मशीन ए ले लो, पोस्ट पेबैक प्रॉफिटेबिलिटी मेथड बोलता है कि मशीन बी ले लो। नोट क्या है कि ट्रेडिशनल या नॉन डिस्काउंटिंग मेथड में ये 3 ही मेथड है साहब। तीनों की एक ही कमी है, क्या है, टाइम वैल्यू ऑफ मनी को ध्यान में नहीं रखा जाता। बट ऑब्वियस है ये डिस्काउंटेड नॉन डिस्काउंटिंग मेथड है, तो यहाँ पर टाइम वैल्यू ऑफ मनी की बात नहीं की जाती। और तीसरा सबसे इम्पोर्टेंट है साहब, ये तीनों सबसे महत्वपूर्ण है। इसमें क्या है कि पेबैक पीरियड मेथड तरलता यानी कि लिक्विडिटी की बात करता है कि हमारा पैसा जो हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वो कितना जल्दी हमारे पास आ रहा है। ARR मेथड क्या बात करता है, ये लाभदायकता यानी कि प्रॉफिटेबिलिटी की बात करता है। इसको कैश इनफ्लो से कोई मतलब नहीं है, ये केवल प्रॉफिटेबिलिटी यानी कि लाभदायकता की बात करता है। और 5वां है पोस्ट पेबैक प्रॉफिटेबिलिटी मेथड, ये पेबैक पीरियड के बाद की स्थिति को बताता है कि पेबैक पीरियड के बाद में क्या स्थिति है। तो इस प्रकार से साथियों हमने तीनों विधि पढ़ ली और आपको समझ में आया भी होगा। अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं कि आपके जो टाइम एडजस्टेड या फिर जो डिस्काउंटेड कैश फ्लो मेथड वो 3 प्रकार के हैं, नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न मेथड और प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स मेथड। इन तीनों मेथड की चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे और मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। समझ में आया है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और इस प्रकार के हमारा अगर आप पूरा कोर्स लेना चाहते हैं RPSC स्कूल लेक्चरर का, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में नीचे दिए गए जो लिंक है उस पर क्लिक करके आप ऐप को डाउनलोड कर लें, और ऐप को डाउनलोड करने के बाद में आपको वहाँ पर पूरा कोर्स मिल जाएगा। जो भी आपको रिक्वायरमेंट है वो सारी चीज़ें वहाँ पर मिलेगी, वीडियो क्लासेस मिलेगी, PDF नोट्स मिलेंगे और 3000 प्लस MCQ प्लस 5300 क्वेश्चन मैंने अलग से और बनाए हैं। वो आप ऑनलाइन टेस्ट के माध्यम से आप 5300 क्वेश्चन हल कर सकते हो। टॉपिक वाइज टेस्ट चलेगा आपका ऐप के माध्यम से।
तो आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत साथियों।